अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्रॉस फायर और मैं हूं मोहम्मद नौशाद अली। नाजरीन, जो अमरीकी सदर हैं अभी कुछ घंटे पहले उन्होंने कहा कि हमने ईरान को एक अच्छी डील दी है, और उसी वक्त ये खबर भी सामने आई कि जो हमारे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब हैं, जो अभी कल ही ईरान के दौरे से वापस आए थे, उन्होंने वहाँ पर बड़ी मुलाकातें की थी। कालिबाफ साहब से भी मुलाकात, जो स्पीकर हैं उनकी असम्बली के, उनसे भी, अब्बास अरागची साहब से भी, मसूद पेज़ेश्कियान जो सदर हैं ईरानी, उनसे भी मुलाकात की। वो अभी पहुँचे ही थे कल के, आज फिर दोबारा वो ईरान रवाना हो गए। ख्याल ये है कि जो अमेरिका की तरफ से अब ये जो डील जिसकी बात अमेरिकी सदर ने कही है वो लेकर वो पहुँच चुके हैं ईरान, और अब जो है गुफ्तो शनीद का मामला आगे बढ़ता हुआ नज़र आएगा। एक इम्पॉर्टेंट जो मीटिंग वहाँ पर हुई है, अगरचे वो अपने हम मनसब से भी मिले हैं, लेकिन उन्होंने पासदाराना इनकलाब के जो कमांडर हैं जनरल अहमद वहीदी, उनसे भी मुलाकात की है। ये जो मुलाकात है इसके बारे में बड़ी इसे अहम कहा जा रहा है, क्योंकि आम तासुर और ख़याल यही है, इंटरनेशनल मीडिया में भी ये बात कही जाती है कि जो मोहसिन नकवी साहब हैं, चूँकि वो फील्ड मार्शल साहब के करीब हैं और अस्करी पर्सपेक्टिव के अंदर वज़ीर दाखिला जो हैं उनका पैगाम पहले भी लेकर गए और अब भी एक अहम पैगाम के साथ वो ईरान पहुँचे हैं। तो सिचुएशन ये है, हमारी कुछ इतलात जो ईरानी साइड से कुछ इतलात इस तरह की भी आ रही हैं कि असल मामला जो अफदूदा यूरेनियम का फंसा हुआ है अमेरिका के और ईरान के दरमियान, अगरचे के जौहरी जो प्रोग्राम है उसके ऊपर बात 20 साल तक और 12 साल के दरमियान कहीं ना कहीं तय होती हमें नज़र आ रही थी, लेकिन जो अफजूदा यूरेनियम है उसकी हवालगी का जो मसला था वो अटका हुआ था, क्योंकि अमेरिका रूस के हवाले करने पर मान नहीं रहा था। अब ख्याल ये है कि चीन के हवाले करने की बात की गई है ईरान की तरफ से, और ऐन मुमकिन है कि अमेरिका इस पर राज़ी भी हो जाए। ये जो पेशरफ्त है, इसके बाद मज़ीद जो मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। जो अमेरिकी सदर हैं वो भी अगरचे के धमकियां दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ इंडिकेशन भी दे रहे हैं कि मामलात जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। नायब सदर ने भी ये बात कही है कि ईरान के मामले के अंदर बहुत सारा सफ़र तय कर लिया गया है, बहुत सारा कुछ हो गया है। क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ हो सकता है, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है एयर वाइस मार्शल एजाज महमूद साहब ने, जो डॉक्टर इरफान फ़ानी साहब हैं, माहिर हैं आलमी अमूर के, और हमारे सीनियर जर्नलिस्ट दोस्त हैं जवाद फैज़ी साहब। मैं सबसे पहले आपके पास आऊँगा डॉक्टर इरफान साहब। ये जो अब जो इस वक्त पेशरफ्त हमारे सामने आई है, आप इसे कैसे देख रहे हैं, और आप क्या देखते हैं कि इसके बाद मज़ीद बर्फ़ पिघल सकती है? और ये मामला जो है, क्योंकि 48 घंटों की भी बात की जा रही है, कुछ डेडलाइन अमरीकी सदर ने भी दी है, यानी इस हफ्ते के आखिर तक, तो आपको लगता है कि इस हफ्ते के इख्तिताम तक या अगले हफ्ते के शुरू तक कोई मामला जो है किसी तरफ जा सकता है? इस चीज़ को समझने के लिए ना डोनाल्ड ट्रंप की जो अपनी नफ्सियात के उस्ताद तबाह है ना, उसका एनालिसिस बड़ा ज़रूरी है। आप देखें कि जब से ये 40 रोज़ा जंग बंदी हुई है, उसके बाद आप देखते हैं कि पहले एक डील दी जाती है तो डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि मैं इसको कबूल नहीं करता हूँ। फिर पाकिस्तान के अंदर भी एक बैठक सजाई जाती है और उसके नतीजे में फिर जो जेडी वैंस होते हैं उनको वापस बुला लिया जाता है और कहा जाता है कि मुझे फिर भी ये कबूल नहीं है। फिर दोबारा से कुछ अरसे के बाद एक डील जो है वो पाकिस्तान के बरास्ता जो है वो तेहरान तक और फिर तेहरान से होते हुए फिर वाशिंगटन तक पहुंचती है, और उसके अंदर भी ये कहा जाता है। तो इसको समझने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त अपने डिलेड टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। वो ये नहीं चाहते हैं कि जो अमरीकी अवाम है वो ये समझे कि बहुत जल्दी डोनाल्ड ट्रंप ईरान के दबाव में आकर और ईरान की जो स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स उसको हासिल हो रहे हैं, या दुनिया भर का मीडिया उसको एक स्ट्रेटेजिक विनर के तौर पर जो है वो प्रेजेंट कर रहा है। तो ये वाली चीज़ सामने नहीं आनी चाहिए। मैं अपने अमेरिकन लोगों को ये बता सकूं कि अल्टीमेटली जो भी डील हुई है वो मैंने अपनी शराइत के ऊपर जो है वो डील की है, ना कि ईरान की शराइत के ऊपर। देखें, जो अहदाफ अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप या इजराइली जंग से हासिल नहीं कर सका, वो अहदाफ जो हैं वो मुज़ाकरात के ज़रिए से हासिल करना चाह रहा है। आप देखते हैं कि ईरान की तरफ से पहले दिन से लेकर आज तक एक इंतहाई नपी तुली डिप्लोमेसी के तहत वाशिंगटन को वो तमाम आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्सेशन देते रहे। अगरचे डिग्निटी एंड प्राइड का जो मैटर है वो ईरान के लिए भी है, और अगर ईरान ये कहता है कि ठीक है जी मैं बिल्कुल जो है वो एटॉमिक बॉम्ब नहीं बनाता हूं और जो यूरेनियम की अफजूदगी है उसको बिल्कुल मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता हूं, तो ये खुद ईरान के लिए
एक ह्यूमिलिएशन होगी और ईरान जो है वो अपनी आवाम के सामने इसको अपनी डिग्निटी और जो प्राइड है उसका वो कॉम्प्रोमाइज होता है। लिहाजा जब भी आपने निगोशिएशन करनी होती है तो दोनों फ्री कैन को आपने एक दूसरे को ह्यूमिलिएट नहीं करना। डोनाल्ड ट्रंप की जो अपनी उस्ताद तबाह है, जिसके अंदर जिस तरह की वो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, और सुबह पहले तो हर रोज उनके बयानात बदलते थे, अब हर घंटे के बाद जो है वो उनके बयानात जो है वो बदल जाते हैं। तो ये वो सबसे बड़ा फैक्टर है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप पहले अनप्रिडिक्टेबल थे और उनकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी ने उनको अनरिलायबल बना दिया है, और उनकी जो अनरिलायबिलिटी है ना, उसने ये केओस जो है वो क्रिएट किया हुआ है। तो इस केओस से निकलने का जो सबसे जो चाबी और कुंजी है ना, वो खुद डोनाल्ड ट्रंप के पास ही है कि वो अपने बयानात को अगर 1 घंटे के लिए 4 घंटे के लिए रोक दें तो बहुत हद तक दोनों ममालिक के जो डिप्लोमेट्स हैं उनको वो किसी नतीजे पर पहुंचने दें। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि एक तो जो हमारे फारी साहब, जो मुझे आज की बातचीत, जो उनकी जर्नलिस्ट से बातचीत थी, उसमें मुझे ये तासुर भी मिला कि लंबी जंग उनके लिए कोई मसला नहीं है। उन्होंने हवाले दिए हैं वियतनाम जंग के, उन्होंने इराक के हवाले दिए, अफगानिस्तान के हवाले दिए। तो वो बेसिकली अपनी आवाम को ये इस बारे में भी तैयार करना चाहते हैं कि ये ना समझे कि ये को बहुत देर हो गई है, अभी कोई ऐसा मसला नहीं है, अभी साल का मामला नहीं है, हमने तो अभी कुछ अरसा ही हुआ है ये जंग शुरू हुए को। तो लंबी जंग के मामले में भी अमेरिका तैयार है, ऐसी बात नहीं कि वो तैयार नहीं है। आपको क्या लगता है कि ये जो सिचुएशन हमारे सामने है, इस सिचुएशन के अंदर क्या नुकसान उसको हो सकता है अमेरिका को मजीद? ये मजीद का लफ्ज मैंने इसलिए कहा कि नुकसान तो जो हुआ वो हमें पता ही है, वो आप बता भी रहे। मैं मजीद की बात कर रहा हूं कि अगर लंबी जंग करते हैं तो वो क्या हो सकता है। और साथ ही दूसरा सवाल भी ले लीजिएगा कि ये जो पासदाराना इनकलाब के कमांडर से जो मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात है, ये क्या पैगाम दे रही है? जी जी, अच्छा, पहले तो मैं आता हूं कि अगर तो अमेरिका जो है वो जंग की तरफ जाता है तो ये इस बात पे दलालत करती है कि उनका ब्लॉकेड ऑफ ब्लॉकेड जो है वो एक फेलियर था। अच्छा, ब्लॉकेड ऑफ ब्लॉकेड इसलिए लगाया गया था क्योंकि जो 40 रोजा जो जंग थी वो अमेरिका का फेलियर था, और 40 रोजा जंग ईरान के ऊपर इसलिए मुसल्लत की गई थी कि गुज़िश्ता 40 से 50 सालों तक जितना भी उन्होंने डिप्लोमेटिकली प्रेशर में लाना था, जितने दाव और दबाव में लाना था ईरान को, वो भी फेलियर था। तो अब वो कौन से अहदाफ हैं जो एक लंबी जंग के अंदर जाकर अमेरिका जो है वो ईरान से हासिल करना चाहेगा, और वो अहदाफ जो अब तक 40 रोजा जंग के बाद या अब तक के ब्लॉकेड ऑफ ब्लॉकेड के बाद, और आपका प्रोजेक्ट फ्रीडम अभी आपने लॉन्च किया, और जो भी आप दाव लगा रहे हैं ना, ईरान किसी दाव में असल में आ नहीं रहा है। जी, फेस सेविंग नहीं दे रहा अमेरिका को, फेस सेविंग नहीं दे रहा वो किसी किस्म की। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये जो आपने कहा ना लंबी जंग में जाएगा तो अमेरिका को नुकसान क्या होगा। देखिए, सबसे पहले तो करंटली अमेरिका, अभी आपने देखा कि शी और ट्रंप की जो मुलाकात समिट हुआ अभी बीजिंग के अंदर पिछले दिनों, तो आप देखते हैं कि किस तरीके से चीन आपको एक इमर्जिंग सुपर पावर के तौर पर एक इंतहाई कॉन्फिडेंट और दुनिया के अंदर एक क्रेडिबल और रिलायबल सुपर पावर के तौर पर अपने आप को प्रेजेंट करता है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप आपको बहुत पैसिव नजर आता है। अब उस पैसिवनेस की वजह क्या है कि एक तो दुनिया के अंदर जो अमेरिका की रिलेटिव पावर थी अगेंस्ट द रशिया एंड चाइना, वो सारी की सारी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी। नेटो आपसे दूर जा रही है, यूरोपियन कंट्रीज आपसे दूर हो रहे हैं, तो आपकी रिलेटिव पावर आपसे खत्म हो रही है और दिन ब दिन कम हो रही है। जब आप डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो डोमेस्टिकली अमेरिका के अंदर जितने भी 95 मैंने डिफरेंट सर्वेज एंड पोल देखे एक वेबसाइट के ऊपर, जिसमें डिसअप्रूव किया गया अमेरिकन अवाम की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप के तमाम पॉलिसीज को लेकर। अजी, आप आगे सवाल करना चाह रहे हैं? मैं बीच में वो बात ये कहना चाह रहा था कि वो चूंकि बात जरा लंबी हो रही है, मैं चाह रहा था कि जवाद फैजी साहब को भी बीच में शामिल कर लेते, फिर मैं आपको दोबारा वापस आ जाता हूँ। फैजी साहब, ये जो मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात है, ये जो मतलब 24 घंटे के बाद उन्हें दोबारा जाना पड़ा है, वहां से अमेरिकी सदर ने कहा है कि हमने एक डील पेश कर दिया, यकीनन वो कोई अहम पैगाम लेकर, क्या आपके ख्याल से वो क्यों जा रहे हैं बतौर वजीर दाखिला? वो क्यों जा रहे हैं? क्यों डार साहब नहीं जा रहे, या वजीर खारजा या बतौर नायब वजीर आज़म वो क्यों नहीं जा रहे? क्या आपको लगता है कि ये खास कोई अस्करी क़यादत की तरफ से पैगाम जा रहा है, क्योंकि वो मिले भी जाके पासदाराना इनकलाब के कमांडर को? देखिए नौशाद भाई, इसमें 2-3 बड़ी अहम चीज़ें हैं। एक तो ये कि जिस तरह अभी मेरे भाई डॉक्टर इरफान साहब ये कह रहे थे कि दोनों तरफ आवाम को मुंह दिखाई है। अब उधर अगर अमेरिका जो है वो बयानात भी देगा, हमला आवर भी हो जाएगा, फिर अमेरिका के अंदर खुद अवामी राय आमा ये बन जाएगी कि इसराइल की जंग में
हम ऐਵੇਂ ही कूद पड़े हैं और अपना नुकसान भी कर रहे हैं, अपने फौजी भी मरवा रहे हैं, अपना माली मुआशी नुकसान भी करा रहे हैं। एक तरफ तो वो राय आमा, दूसरी तरफ यह है कि ईरान के अंदर मेरा ख्याल है समझने के लिए काफ़ी होगा कि जब अब्बास इराक़ची साहब ने ये ट्वीट किया कि आप नाए हुर्मुज़ खोल रहे हैं, तो पासदारान इनकलाब के जिम्मेदारान की जानिब से उनके खिलाफ जो है वो गुफ्तगू शुरू हो गई, तनकीद शुरू हो गई, और उसमें सारे मामला। तो मसला ये है कि जहां आपने 5 दहाइयां तकरीबन अगर लोगों के दिमाग साजी की हो, जहन साजी की हो, जज्बाती बनाया हो और ग्रेटर ईरान के दावे किए हों कि हम तो बड़ी दूर तक फैल जाएंगे और सारे हमारे इलाके थे और हम वापस उसी एम्पायर की तरफ जाना चाहेंगे इनकलाब का नाम लेके और इस्लामी इनकलाब का नाम लेके, तो लिहाजा उस तरफ भी जज्बात तो और तरह के हैं, तरबियत कुछ और तरह की है, उसमें भी कट मरना भी उसमें शामिल है, जान से हाथ धोना भी उसमें शामिल है, शहादत भी शामिल है उनकी तरफ से। लिहाजा ये वो सारे मामलात हैं जो इस वक्त बड़े गुडमुड हो रहे हैं, और यही जो वो कुर्बत भी उनकी, देखिए मेरे ज़हन के मुताबिक और मेरी राय के मुताबिक तो मामलात तो तय हो चुके हैं, बस गल रह गई है अवामी मुंह दिखाई की। इसीलिए मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो आज पासदारान इनकलाब के कमांडर साहब को मिल रहे हैं कि देखिए अगर आप अब्बास इराक़ची साहब या दीगर जो मोतदिल हैं, और ख़ास तौर पे मसूद पज़ेश्कियान साहब, मैंने पहले भी ये अर्ज़ किया था कि उनकी बतौर सदर इंतखाब के बाद तो तब्दीली तो आ चुकी थी ईरान के अंदर कि वो उस कदर सख्त गिर नहीं है, वो उस कदर इस्लामी इनकलाब का नाम लेने वाले नहीं हैं, और उनको ही इक़्तिदार में आने से रोकने के लिए 1, 2, 3 दफ़ा इंतखाबात रुकवाने की भी कोशिश की गई थी ईरान के अंदर। लिहाजा ये वो सारे मामलात हैं जो इन दोनों मुल्कों के अंदरूनी मामलात हैं। अब रह गई बात आपकी कि मोहसिन नकवी साहब क्यों जाते हैं, वज़ीर ख़ारजा और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं जाते, तो उसमें मेरी खुद इसहाक डार साहब से कल बात हुई और उनका ये कहना था कि देखें मैं अमेरिकन इश्यूज हैं, फिर चाइना के आला सतही वफूद आ रहे हैं, 75 साला दोस्ती की तकरीबात हैं, ताल्लुकात की तकरीबात हैं, और फिर यहाँ रह के जिस तरह वो चाइना के साथ, अमेरिकन ऑफिशियल्स के साथ और दीगर जो बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें हैं, ताकतें हैं, ममालिक हैं, उनके जो सफ़रा से मुलाकात यहाँ बैठ के होनी है, सऊदी अरब उसमें काबिल ज़िक्र है। फिर इसके साथ साथ वो टेलीफोनिक जो कन्वर्सेशंस हैं और उसमें जो अपडेट्स हैं, एक दूसरे से राय लेना है, फिर अपने किरदार का बताना है। तो उसमें आपने देखा है कि खुद शहबाज शरीफ साहब नहीं गए वो जो वर्ल्ड फोरम था, सिर्फ इसीलिए कि मामलात इस तरह के हैं। इस सारी सूरत में आप ये भी देखिए, अभी जिस तरह बात पहले की गई कि चीन का दौरा डोनाल्ड ट्रंप का और उसके बाद फिर पुतिन का वहाँ पे आना, और यही वो मामलात हैं। दीगर मामलात डेफिनेटली होते हैं, साइड लाइन से भी होते हैं, मुआशी इक्तसादी जो है मुआहदे भी होते हैं, लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया का जो सुलगता हुआ मौजू है, जो टॉपिक है और जो अहमियत का हामिल है, वो यही है कि ईरान, इसराइल, अमेरिका की जंग और उसके असरात जिस तरह अरब ममालिक पे पड़ रहे हैं, जिस तरह खित्ते में शिद्दत पैदा हो रही है। और मैं ये कहना भी चाहूँगा डेफिनेटली आपके प्लेटफॉर्म से कि देखिए अगरचे उस तरह की प्रॉक्सीज अब नहीं है जो माजी में हम सुनते रहे, कौमी असम्बली के फ्लोर पे वज़ीर दाखिला की ज़बानी भी कि सऊदी अरब हो या ईरान हो, उनकी प्रॉक्सीज पाकिस्तान में चलती रही, अगरचे वो नहीं है, लेकिन बहरहाल दिल किसी के साथ धड़कते हैं, मरकज़ो महवर अकीदत का किसी का कहीं पे है। लिहाजा उस सूरत हाल में इस चीज़ को हमने समझा, हमने जाना और उसको बताया भी, और हमने अमेरिका को भी बताया था। और ये मैं आगे दोहर कहूँगा कि अमेरिका के अंदर बैठ के प्राइम मिनिस्टर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने और फील्ड मार्शल साहब ने कहा था कि वो दुनिया ही हमें कबूल नहीं जिसमें पाकिस्तान नहीं है, और इसके साथ साथ ये भी कहा था कि अगर ये मामलात शिद्दत इख्तियार कर गए तो कोई भी नहीं बच सकेगा। अमेरिका के अंदर भी ये बहरहाल राय मौजूद है, खुद उनके कांग्रेसमैन जो है वो उनके खिलाफ। अब देखिए अमेरिका के अंदर जो सदर के इख्तियार में है जंग का मामला, उसको कंट्रोल करने के लिए, महदूद करने के लिए एक करारदाद जो है वो मंजूर हो चुकी है। मगर मैं बड़ा आखिर में यही कहूँगा निशाद साहब कि मोहसिन नकवी साहब का जाना, और फिर वैसे भी माशाल्लाह वो नकवी साहब हैं और उनके जरिए ज्यादा फ्रैंकनेस के साथ मुलाकात हो सकती है, गपशप हो सकती है, और आप समझते हैं बाकी मामलात को वड्डी गल करने की लोड़ कोई नहीं। ठीक है, ठीक है। एयर वाइस मार्शल साहब एजाज महमूद साहब, ये बताइए कि ये जो इस वक्त मामला आपके सामने है, ये कहा यह जा रहा है कि अफजूदा यूरेनियम का मामला जो है वो अब कुछ थोड़ा सेटल डाउन इस पर्सपेक्टिव में हो रहा है कि जो ईरान है
वो इसे चीन के हवाले करने पर तैयार हो गया है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी थोड़ी सी हल्की सी इसकी इंडिकेशन दी थी, वो रूस के हवाले करने पर तैयार नहीं। आपको लगता है कि ये जो अगर ये लचक यहाँ आ जाती, क्योंकि ये मामला इसी हद तक जो है ना वो उलझा हुआ था, अगर यहाँ सेटलमेंट होती है तो आपको लगता है कि मामला फिर आगे बढ़ जाएंगे और आइंदा चंद दिनों में हम कोई डील होती भी देखेंगे? जी देखिए, इस चीज का इम्कान तो है, क्योंकि ये कुछ जो 4 या 5 ऐसे पॉइंटर्स थे जिन पर एक तरह से स्टेलमेट आ गया था दोनों तरफ से, और फिर मुख्तलिफ मौके पे जो पाकिस्तान की कोशिशों से और बैक चैनल डिप्लोमेसी से जो फ्लेक्सिबिलिटी की अचीव करने की कोशिश की गई, मेरा ख्याल है कि ये इसको हम उसका एक नतीजा समझ सकते हैं अगर ये चीज़ मटीरियलाइज होती है। क्योंकि बहरहाल ईरान के लिए भी इस मसले से निकलने के लिए उनको भी कोई ना कोई जो है इसमें लचक दिखानी पड़ेगी अपने जो है पॉइंट ऑफ व्यू पे। और न्यूक्लियर के मामले में 2015 में ईरान ने काफ़ी जो है उस वक्त जिम्मेदारी का और आप कह लीजिए कि नरम रवैया अख्तियार किया, लेकिन बदकिस्मती से बाद में प्रेसिडेंट ट्रंप जब इक़्तिदार में आए तो उन्होंने वो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन का वो किया हुआ मुआहिदा उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया। और इस बार इनकी कोशिश थी कि उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रिक्ट टर्म्स पे जो है इस पॉइंट को सेटल किया जाए। लेकिन उस वक्त में और आज के जो है वक्त इन्वायरमेंट में फ़र्क ये है कि अब हम जंग के बाद ये दोनों तरफ से इस पर नेगोशिएशन कर रहे हैं, और जंग भी वो कि जिसमें ना सिर्फ ये कि अमेरिका जीता नहीं है, बल्कि ईरान को इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ है कि ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी और उसका मिसाइल प्रोग्राम जो है वो ही उसकी सॉवरेनिटी की ज़मानत है। तो ईरान किसी न किसी हद तक अपनी वो कैपेबिलिटी तो रिटेन करना चाहता है, और जहाँ तक प्रोग्राम को कैप करने की बात है उसकी मुद्दत के ऊपर भी दोनों मुल्कों में इख्तलाफ है। ईरान 5 या शायद 10 साल तक के लिए तैयार हो जाए, और अमेरिका जो पब्लिक जो डोमेन में जो अब तक की खबरें हैं उसके मुताबिक 20 साल पर इसरार कर रहा है। तो ये चीज़ जो है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने से ये बात साहब उसके बारे में तो ये इतलात आ गई थी कि ईरान जो है वो तकरीबन 10 से 12 साल के लिए अग्री कर चुका है। उस वक्त भी 15 साल की भी बात 1-2 जगह पर रिपोर्ट हुई, वो उस हद तक तो वो अग्री कर चुका था। ये अफजूदा यूरेनियम का मसला ज़्यादा फंसा हुआ था। मैं आपसे एक ये जो पर्सपेक्टिव है, अभी चूंकि हमारे फैजी साहब ने सदर शी और प्यूटन मुलाकात, जो प्यूटन इस वक्त दौरे पर हैं चीन के, वहाँ बड़ा सख्त पैगाम, मुझे तो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि वो बड़ा सख्त पैगाम दिया गया है उन दोनों रहनुमाओं की जानिब से, क्योंकि वहाँ ये वाज़े तौर पर किया गया है कि ये यकतरफा जंगें शुरू करना, फिर जो जंगल का कानून की तरफ लेके जाना दुनिया को, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। तो आपको लगता है कि इस पैगाम का कोई किसी के कान पर कोई जू रहेगी इस पैगाम से? नहीं, जू रिंगना या इसके ऊपर कुछ इमीडिएट रिस्पॉन्ड करना वो तो उनकी स्वाबदीद पे है, लेकिन रियलिटी ऑन ग्राउंड ये है कि अमेरिका इस वक्त एक रिसीडिंग सोल पार है, और इस जंग की हमाकत की वजह से वो उसने अपने लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा कर ली हैं। और ये जंग जो है और इसमें अमेरिका की नाकामी जो है वो उसका वो सुपर पावर स्टेटस को इरोड करने में ये कैटलिस्ट का काम कर रही है। जबकि दुनिया ने मल्टीपोलैरिटी की तरफ जाना है, ईस्ट में जो है ग्लोबल जो है पॉलिटिक्स जो है वो उसका सेंटर तदरीज शिफ्ट हो रहा है, और चाइना और रशिया की एक गच्छे उनके अपने मुआशी मफादात जो हैं वो अपनी जगह पे होंगे, और वो जाहिर है 2 बड़ी रियासतों में जो है वो होना या एक कंपटीशन होना वो एक फितरी अमल है। लेकिन बहुत सारे अमूर के ऊपर मल्टीपोलैरिटी और इस खित्ते की जो न्यू ऑर्डर है
उसके ऊपर मेरा ख्याल है कि ये दोनों रहनुमा जो हैं वो इन सिंक हैं, और इसलिए वो जो जिस मैसेजिंग की तरफ आप बात कर रहे हैं, दुनिया इसको उसी पर्सपेक्टिव से देख रही है। ठीक है, मैं फानी साहब आपसे भी ये सवाल इस पर्सपेक्टिव के अंदर जरूर करूंगा कि आपको लगता है ये मल्टीपोलैरिटी की बात जो हमारे इस्मार्सल साहब हैं, एवीएम साहब ने कही है, ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अब हम एक तरह से इसके सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को कह लीजिए या अदरवाइज भी ये अब उस तरफ हम बढ़ते तो नजर आ रहे हैं। लेकिन जो पैगाम देने की बात है, क्योंकि देखिए दोनों एंटी यूएस ताकतें हैं, वो जब ये पैगाम दे रही हैं और एक तरह से उन्होंने नाम लिए बगैर एक्चुअली अमेरिका को ही कहा, उसी ने इमरान के ऊपर हमला किया बगैर बताए, उसी को कहा ये जंगल के कानून की तरफ लेकर जा रहे हैं, हमें दोबारा जो है वापस उस सिस्टम को रिस्टोर करना चाहिए, दूसरी जंग अजीम की बात थी। आपको लगता है ये जो मैसेज कन्वे किया गया है, ये अमेरिका समेत यूरोप और बाकी दीगर ममालिक या दीगर ताकतों को इसका कोई मैसेज कन्वे होगा? देखिए निशात साहब, ये कितनी दिलचस्प बात है कि रूस और चीन जो कि कम्युनिस्ट ब्लॉक का हिस्सा थे और जिनके खिलाफ मगरबी ताकतें और ये अमेरिका जो है उनके खिलाफ उन्होंने दुनिया में एक नया जो रूल बेस ऑर्डर था उसकी बुनियाद रखी। आज उसी रूल बेस ऑर्डर के जो गार्डियन है ना, वो चीन अब बन के उभर रहा है और रूस उसके साथ आपको खड़ा हुआ नजर आता है। देखें, ये चाइना और रूस को एक दूसरे के करीब लाने में ना अमेरिका का बड़ा गहरा हाथ है। ये वो डोनाल्ड ट्रंप है जो 2024 के अंदर अपनी इलेक्शन कैंपेन में जो बाइडेन को ये कहते हुए तनकीद करते थे कि जो बाइडेन ने रूस और चीन जो है इन दोनों को करीब कर दिया है, इन दोनों को दूर करना चाहिए था। और आज आप देखते हैं कि उसी डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो ताइवान के हवाले से अमेरिका का जो इश्तिहाल अंगेज पॉलिसीज रही, उन्होंने चीन को अनकंफर्टेबल कर दिया और नेटो की एक्सपेंशन को लेके जो रूस की सरहदों तक नेटो आ गई, उसने रूस को अनकंफर्टेबल कर दिया। और ये दोनों ममालिक जो हैं, रूस और चीन, इस वक्त आपको गुज़िश्ता 10 साल के अंदर अपनी जो 20% उनकी जो ट्रेड है उसके अंदर इजाफा हो चुका है। और इस वक्त अब अगर दोनों के बयानात भी सुने तो उसके अंदर शी जो सदर हैं उन्होंने कैटेगोरिकली ये कहा है कि ये जो खित्ता है मशरक़ वुस्ता का, ये अब जंग से अमन की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अगर दोबारा जंग मुसल्लत होती है तो ये हम कबूल नहीं करेंगे। ये अपने अंदर एक बहुत तगड़ा पैगाम जो है वो अमेरिका के लिए और सदर ट्रंप के लिए पैगाम इसमें पोशीदा है कि अभी तक हम जो ममालिक थे अब वो सफारती सतह पे जो है वो ईरान को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे थे। बहरीन जो था वो चाह रहा था कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर मैं कोई करारदाद ले आऊं, तो आपको देखते हैं कि चीन और रूस जो हैं वो उसको रोक लेते हैं। तो सफारती सतह पे सपोर्ट थी, लेकिन आने वाले वक्तों के अंदर इस मैसेज के अंदर ये पैगाम है कि अगर यह सिलसिला दोबारा जंग की तरफ जाता है तो फिर ये दोनों ताकतें हैं ये भी अपनी सफारतकारी से निकलकर जो है वो डायरेक्टली ओवर्ट या कोवर्ट ऑपरेशन के तहत इस जंग के अंदर हिस्सेदार बन सकती हैं। देखिए, चीन का हमेशा से अपना रवायती जो किरदार है ना, वो कभी भी फ्री कैन की जंगों के अंदर पड़ता नहीं है, लेकिन हरमूज के बंद होने की वजह से उसकी जितनी भी एनर्जीज की जरूरियात थी, अगर से वो अब रूस पूरी करता हुआ नजर आ रहा है और रूस जो है वो उन पैसों को अल्टीमेटली यूक्रेन पे लगा रहा है। और इस वक्त जो अल्टीमेट विनर है ना इस जंग का, वो आपको रशिया नजर आ रहा है, जो इस वक्त मशरक़ वुस्ता में हो रही है कि जितना बेनिफिट रूस को इस जंग का हुआ है ऑयल की मंडियों को लेकर और फिर यूक्रेन के हवाले से जितनी भी अटेंशन थी दुनिया की और मगरिब की उसको लेकर, वो सारी की सारी डाइवर्ट हो गई है मशरक़ वुस्ता के अंदर। और अब स्टेट ऑफ हरमूज जो है वो दुनिया का एक एपिसेंटर बना हुआ है, जैसे एयर वाइस मार्शल मुझे फानी साहब ब्रेक का कहा जा रहा है, अब नए हॉर्मस पे भी फर्दर डिस्कशन करते हैं, अभी लेते हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर इरफान फानी जो हैं वो अब नए हॉर्मस से मुतल्लिक़ कुछ कहना चाह रहे थे। एक तो डॉक्टर साहब आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिएगा, साथ ही इस सवाल को भी ले लीजिए कि अक़वाम मुत्तहिदा में जो अमेरिका और अरब ममालिक जो हैं उनकी तरफ से जो करारदाद तैयार की गई है उस पर वोटिंग की बात की जा रही है, क्या रूस और चीन जो है इससे कामयाब होने देंगे इस करारदाद को?
देखिए ये तो पहले ही मतलब एक दो दफ़ा पहले भी बहरीन ने ये कोशिश की थी और दीगर ममालिक के साथ मिलकर के एक ऐसी करारदाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के प्लेटफॉर्म से लाई जाए कि जिसके अंदर स्टेट ऑफ हरमूज के फ्रीडम की बात हो कि उसके ऊपर ईरान जो है ये टॉल नहीं ले सकता, और दूसरा ये है कि इस जंग बंदी के हवाले से या ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के हवाले से उसको रोका जाए। तो हम देखते हैं कि वहाँ पे पाकिस्तान का किरदार भी बड़ा न्यूट्रल रहा, और दूसरी तरफ हम रूस और चीन जो है उन्होंने भी इसको जो है इसके ऊपर वोटिंग ना की बल्कि इसके खिलाफ वोट किया। और आने वाले वक्तों के अंदर भी कोई भी ऐसी करारदाद होगी, अभी चीन के अंदर जो दौरा किया गया था ना डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, उसके अंदर एक बहुत बड़ा इम्कान यह भी था कि शायद वो ये बात करेंगे कि इस करारदाद के हवाले से जो चीन है वो अपने रद्द अमल को जरा तब्दील करे और इस करारदाद की फेवर में जो है वो बात करे। लेकिन हम देखते हैं कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के जाने के फौरन बाद रूस को जो दावत दी गई चीन के अंदर आने की, इसके अंदर भी अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम था कि इस वक्त दुनिया के अंदर जो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर है, जो कि रूल बेस्ड ऑर्डर है, उस ऑर्डर के तहफ़्फ़ुज़ और निगहबानी जो है वो इस वक्त चीन और रूस जो है वो आपको करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह की करारदाद कि जिसके अंदर आपने एक अनलॉफुली अनप्रोवोक्ड अटैक जो है वो ईरान के ऊपर किया। उससे पहले भी आप देखते हैं कि पहले जैसे एक वक्त था 1970 के अंदर जब वाटर गेट का एक स्कैंडल आया, तो उस स्कैंडल के नतीजे में रिचर्ड निक्सन जो है वो उसको जाना पड़ा था। अब हम जिस दुनिया में जिंदा हैं कि हर रोज ऐसे स्कैंडल सामने आ रहे हैं और अनलॉफुल एक्टिविटीज आपको अमेरिकी सेनेट ने वो जंग दोबारा ना करने के ऊपर कदगन लगा दी है। अब वो यकीनन उनकी पार्लियामान में भी जाएगा, तो उसके अंदर भी वहां पर भी ये उम्मीद की जा रही है कि ये जो ट्रंप साहब है दोबारा जंग शुरू शायद ना कर पाए किसी सूरत भी, वहां वोटिंग हो सकती है। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूं कि डोनाल्ड ट्रंप अपना जहन ये बना चुके हैं कि अल्टीमेटली उन्होंने करनी तो डील है, लेकिन वो डील को आप देखें, उनके जितने भी ट्वीट्स का आप कंटेंट एनालिसिस करें ना, तो वो अमेरिकन मीडिया को रगड़ा लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उनको ये पता है कि उस डील के नतीजे में अमेरिकन मीडिया जो है वो इसको फेलियर के तौर पर रिप्रेजेंट करेगा, इसको एक विक्ट्री के तौर पर रिप्रेजेंट नहीं करेगा। लिहाजा वो प्रीएम्प्टिवली अमेरिकन मीडिया को निशाना बनाते हुए नजर आते हैं कि अभी से उसको डिस्क्रेडिट कर दिया जाए, क्योंकि और ये वो सारे की सारी चीजें हैं जिससे मैं ये समझता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप है वो एक डील का जहन बना चुके हैं और आने वाले चंद दिनों के अंदर वो डील जो है वो इंशाल्लाह हमारे सामने भी होगी। लेकिन वो ये चाहते हैं कि जो मिलिटरीली अमेरिका को इस जंग से फायदा हुआ कि हमने उनकी नेवी तबाह कर दी, हमने इनकी एयरफोर्स तबाह कर दी, उनका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया, उस मैट्रिक्स के ऊपर इस जंग की विक्ट्री को रिप्रेजेंट किया जाए, ना कि स्ट्रेटेजिक बुनियादों के ऊपर मीडिया जो है वो इसको रिप्रेजेंट करे। ठीक है फैज साहब, ये अब कुछ इतलात ऐसी भी आ रही हैं कि अगर इस्लामाबाद के अंदर या तो ये जो आइंदा बैठक है वो हो सकती है, या फिर कतर के अंदर जो सफारत खाना है पाकिस्तान का वहाँ पर भी कोई बातचीत की जा रही है। क्या इतलात है आपके पास कि अगर ये मामला जो है ये अगले चंद दिनों के अंदर सामने आता है तो कहाँ ये जो मुज़ाकरात दोबारा से शुरू होंगे और डील कहाँ अनाउंस होगी, इस्लामाबाद अकॉर्ड हो पाएगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि हर मुल्क के अंदर हर मुल्क का सफारत खाना मुतहर्रक है, फ़ाल है, इस पर गुफ्तगू हो रही है, और ख़ास तौर पे वो ममालिक जो मशरक़ वस्ता में है, उसमें कतर है, बहरीन है, उसमें यूएई है, उसमें कुवैत है, उसमें सऊदी अरब है और दीगर जो ममालिक हैं, वहाँ पे डेली बेसिस पे ही नहीं, आर्ली उस पर चीज़ें हो रही हैं। और उस पर मैं जाना नहीं चाहता साइफर क्या होता है, लेकिन उसमें डेफिनेटली आपस में गुफ्तगू भी हो रही है, पैगामात भी भेजे जा रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं और ये होनी ही होनी है। आपने जो बात की कि इस्लामाबाद टॉक्स की, मैं एक प्रोग्राम में कह चुका हूं, तो मेरा अभी तक उस पर तयक्कुन है। मैंने अब्दुल कयूम सिद्दीकी के प्रोग्राम में अमल मंसूर साहब भी बैठे थे और तैयब बलोच भी, तो मैंने उससे बड़ा खुल के कहा था कि स्टाम्प पेपर जो है ना वो इस्लामाबाद से जारी होना है। अच्छा। और वो मुआहदा उसी स्टाम्प पेपर पे होगा जो इस्लामाबाद से जारी होगा। और ये जहां जहां देखिए, चाइना की हमने बात कर ली, रशिया की बात कर ली, अमेरिका की बात कर ली, हमने सऊदी अरब की बातें की, हमने मशरक़ वस्ता की बातें की, लेकिन जिसने ये दाग बेल डाली थी, जिसने सबसे पहले ये चीजें की थी, और देखिए ये अभी डॉक्टर साहब फरमा रहे थे, मैं तो एक और बात भी कहूंगा कि जहां कांग्रेस डेली बेसिस पे रिपोर्ट्स तैयार कर रही है और उनके जंगी जो वो हुक्मनामा है उसको महदूद किया जा रहा है, उसको पाबंद किया जा रहा है, दूसरी तरफ ये भी ज़हन में रखिएगा कि बहुत सारे इदारे अमेरिका के अंदर बैठ के
इसराइल के हवाले से और ईरान के हवाले से और पूरी दुनिया के हवाले से भी रिपोर्ट्स तैयार कर रहे हैं कि इसराइल के कहने पर अगर हम इस जंग में कूद चुके हैं, हमारा नुकसान कितना है, हमारा फायदा कितना है, उन्हें भी ये बताया जा रहा है, उधर भी रेट बताया जा रहा है, उधर भी मूड बनाया जा रहा है। लिहाजा ये सारी चीजें हो रही हैं। अमेरिका इस वक्त खेल रहा है और अमेरिका इस खेल में मुझे लग रहा है कि वो बहुत सारी चीजें भी जो उसकी जो हासिल करना चाहता है वो हासिल नहीं कर पाएगा, लेकिन शायद किसी ऐसे मसले में चला जाए कि जिसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम उसके लिए आ जाएंगी। और मैं ये समझता हूँ कि बैनुल-अक़वामी सतह पे अगर देखा जाए तो चाइना ने, रशिया ने जिस किस्म का बयान आप जिस तरह अभी खुद कह रहे थे, सवाल में भी ये बता रहे थे और पूछ भी रहे थे कि एक बहुत वाज़ेह पैगाम दे दिया है। इसी तरह पाकिस्तान का पैगाम भी बड़ा वाज़ेह है, क्योंकि वाज़ेह इसलिए है कि हम हिंदुस्तान और फितनतुल खवारिज उनको भी बर्दाश्त कर रहे हैं। फिर हमने पूरी दुनिया को ये भी बता दिया है कि अफगानिस्तान के पीछे हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के साथ इसराइल खड़ा है। तो हमें ये ना समझे कि हम सिर्फ सुलह कराते रह जाएंगे, हमें अपने दिफा का भी पूरा हक है। हम कहाँ पे खड़े हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम नहीं कह रहे कि अब मैं नहीं कहना चाहता किसी स्क्रीन पे कि हम कहाँ तक मार कर सकते हैं, लेकिन सबको पता है कि हम कहाँ पहुंच सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं और किस किस तरह कर सकते हैं। हम डिप्लोमेसी के जरिए क्या कर सकते हैं, जंगी आलात के जरिए क्या कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे ये भी ज़हन में रखिएगा कि अगर अमेरिका को ये जोम है, इसराइल को ये जोम है, अगर ईरान को भी अपने वल्लों ये जोम है, लेकिन उन्हें ये भी पता है कि हम चाइना के साथ खड़े हैं। और आप क्या समझते हैं कि अगर हम अमेरिका की सालसी करा रहे हैं ईरान के साथ, तो चाइना को एतमाद में नहीं लिया गया होगा? क्या रशिया को पता नहीं होगा? क्या बांग्लादेश हमारे साथ एक ही सफ में नहीं खड़ा? क्या इंडोनेशिया, मलेशिया नहीं खड़े? क्या सऊदी अरब नहीं खड़ा? लिहाजा अब ये चीजें जो होंगी, अगर डोनाल्ड ट्रंप या इसराइल की किसी उंगली पे या इशारे पे वो कोई ऐसी चीज करेगा, तो पाकिस्तान वो किरदार अदा कर सकता है जो पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता। लिहाजा हमारी, हाँ, हमें अपने तई हमें ये जरूर करना चाहिए कि इत्तेहाद का मुजाहरा करें और छोटी छोटी ये सियासी चपकलेशें जो है 26 नंबर चूंकि इस्लामाबाद की बंद करवा दें और GHQ के सामने फिर मुजाहरा कर दें, इससे बाज आना होगा। असल हमें जरूरत इस चीज की है, हमारी जो स्टेट की पॉलिसी है, नो डाउट कि ईरान भी हमसे मोहब्बत है, तशक्कुर पाकिस्तान कह रहा है, और सऊदी अरब में और वहां पे शुक्रन पाकिस्तान कहा जा रहा है, और थैंक यू पाकिस्तान अमेरिका में कहा जा रहा है। जब थैंक यू, शुक्रन, तशक्कुर कहा जा रहा है, इसका मतलब है कि हम कहीं ऐसी जगह पे खड़े हैं जहां हमारे इशारे भी चल रहे हैं और हमारे इशारा अबरू पे बहुत कुछ हो सकता है, मगर हम अभी उसके लिए नहीं कह रहे। हम ये कहते हैं कि हिद्दत और शिद्दत हम तक किसी भी सूरत पहुंची तो छटांगे नहीं। और ये डोनाल्ड ट्रंप पे भी वाज़ेह है, एवे नहीं डोनाल्ड ट्रंप जो किसी को नहीं छोड़ता और किसी को छेड़ने से बाज नहीं आता, एवे नहीं इंसान बनया, हमें सारा पता चली। ठीक है एवीएम साहब, ये वहां तो वैसे बड़ी सुबकी हो रही है। कल एडमिरल कूपर साहब को, जो वो कांग्रेसमैन है मोल्टन, उन्होंने खासा टफ टाइम दिया और जो बिल्कुल वो उन्हें लाजवाब करके रखा। फिर जो ये करारदादें पास इस तरह की हो रही हैं और जो सिचुएशन है इंटरनल भी उसकी अमेरिका की, वो सब अपनी जगह है, ये तो हो ही रहा है। लेकिन ये जो जिस मल्टीपोलर जो वर्ल्ड की आपने बात कही थी, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाया जाए। आपको लगता है कि अमेरिका जो है वो अपनी, क्योंकि वो डी-डॉलराइजेशन किसी सूरत कबूल नहीं करेगा, वो यूएनाइजेशन को भी कबूल नहीं करेगा, आपको लगता है कि ये जो ट्रांजिशन पीरियड है अमेरिका से जो ताकत का जो जिसे कह लीजिए हम्मा है, ये चीन के सर बैठने तक का जो वक्त है, आपको लगता है कि ये अमेरिका जो है वो इसको आसानी से ट्रांजिशन कर देगा या वो बहुत टफ टाइम देगा तमाम दुनिया के ममालिक को? अगर हम हिस्ट्री पढ़ें और उसमें जो बड़ी बड़ी एम्पायर्स को हम ज़वाल पजीर होते देखें, तो उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर्स होते हैं। और अमूमन देखा ही गया है कि जो एम्पायर्स हैं वो अपनी गलतियों की वजह से इम्प्लोड होती हैं, वो ऐसे इक़दाम उठाते हैं या ऐसी कैंपेन करते हैं जो उनके लिए नुकसानदेह साबित होती हैं। और अमेरिका एग्जैक्टली यही कर रहा है। इस वक्त अमेरिका की अपनी इकॉनमी, अमेरिका के अंदर जो एक विलिंगनेस थी लोगों में अपनी सुप्रीमेसी को वो बड़ा चेरिश करते थे, वो चीजें भी एरोड होना शुरू हो गई।
और फिर जिस तरह से अमेरिका ने यूएन को जो है ऑलमोस्ट आप कह लीजिए कि रबर स्टैम्प बना दिया करने की कोशिश की, उसको बाईपास कर रहे हैं मुख्तलिफ मामलात में, बहुत सारे इदारों से वो खुद निकल गए हैं। क्लाइमेट चेंज जो इस वक्त सारी दुनिया का जिस पे कंसेंसस है, तो अमेरिका उसको मानने मसला ही नहीं मानता। नेटो अलायंस को उन्होंने जो है उसको अबैंडन कर दिया है। यूरोप के साथ उनके मसाइल हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, इनका जो एक्यूमुलेटिव इफेक्ट होगा वो ही इनकी सुपर पावर स्टेटस को खराब कर रहा है। तो इसलिए, लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि वो कोई भी अपनी इस तरह की जो पोजीशन है उसको कोई रख के तो वो किसी दूसरे मुल्क या दो मुल्कों को नहीं हैंड ओवर करेंगे। लेकिन बहरहाल एक प्रोसेस सेटिंग हुआ है और इट इज मैटर ऑफ टाइम कि वो कितनी जल्दी या कितनी देर में वो अपने मंतकी अंजाम की तरफ पहुंच जाएंगे। ठीक डॉक्टर साहब, ये जो कितनी देर में, ये 10 साल भी लग सकते हैं, एक दिहाई का अरसा भी हो सकता है, कुछ भी टाइम फ्रेम हो सकता है, जो डिपेंड करेगा कितनी गलतियां ज़्यादा होंगी या कितनी कम गलतियां की जाएंगी। लेकिन ये बात तो तय है क्योंकि चीन ने जिस दिन अमेरिका की जो पाबंदियां हैं उसको कह दिया था कि मैं नहीं मानता, और अब यूरोप भी आपने देखा कि रूस के साथ तेल लेने के ऊपर खुद ही पाबंदियां नरम करके उनसे तेल की वो कर रहा है, एग्रीमेंट्स कर रहा है। चीन के साथ एग्रीमेंट्स हो रहे हैं मुख्तलिफ तरह के। तो ये जो चेंज है, ये आपके ख्याल से ये जो टाइम है, ये कितना वक्त ले सकता है? इस सारी ट्रांजिशन को कितना वक्त लग जाएगा आपके ख्याल से? जी निशात साहब, देखें, जब हम अक़वाम आलम के अंदर मुख्तलिफ अक़वाम के अरूज या ज़वाल की दास्तानों को पढ़ते हैं ना, या तारीख़ की स्टडी करते हैं, तो जब भी कोई अक़वाम लॉज को, कवानीन को, असूल या जवाबत को अपने पाँव तले रोंदना शुरू कर देती है ना, तो समझ लें कि वो दैट इज़ द बिगिनिंग ऑफ एन एंड ऑफ एन अम्पायर। तो किसी भी सल्तनत का, किसी भी अम्पायर का, किसी भी मुल्क की सुपर पावर का जवाल तब शुरू हो जाता है जब आप असूलो ज़वाबत और कवानीन, चाहे वो डोमेस्टिक आपके लॉज हों, स्टेट लॉज या इंटरनेशनल लॉज हों, जब आप उनको अपने पाँव तले रोंदना शुरू कर देते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप एग्जैक्टली इस वक्त अमेरिका के साथ यही कुछ कर रहा है। इससे पहले जितने भी अमेरिका में प्रेसिडेंट्स आए हैं वो अच्छे थे या बुरे थे, लेकिन किसी ना किसी तरह से आप देखते हैं कि वो इंटरनेशनल लॉ का पास रखते थे। इराक में भी आपने आना था तो आप सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ गए, आपने अफगानिस्तान में भी आना था तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भरम था आपके पास, लीबिया में भी आपने आना था तो आपने सिक्योरिटी काउंसिल की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एक्ट था उसके तहत वहां पे चले गए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने आकर अक़वाम मुत्तहिदा हो या दुनिया के अंदर जितने भी अदारे हैं, उन अदारों की जो साख थी, आलमी साख, उसको अपने पांव तले इस तरीके से ह्यूमिलिएटेड उनको किया है और उसको इस तरीके से रोंदा है कि पूरी दुनिया में उसके खिलाफ इस वक्त एक अग्रेशन भी है और एक गुस्सा भी है। अगरचे अमेरिका की मिलिट्री पावर को लेकर दुनिया खामोश हो जाती है, वक्ती तौर पर कॉम्प्रोमाइज कर लेती है, लेकिन देखें जो चीन है ना दूसरी तरफ, उन्होंने शी ने अपनी तकरीर के अंदर, डॉक्टर साहब, उसका भरम भी टूटता जा रहा है। अगर ईरान F-35 गिरा देता है तो फिर ये भरम भी कहीं ना कहीं अब डामाडोल ही है, मतलब ये कहने की हद तक ही है, या भरम ही रह गया। जी जी शाह साहब, जो सदर शी ने एक बात की थी, थ्यूसिडिडिस जो था उसके ट्रैप की बात की थी। हाँ जी, हाँ जी। थ्यूसिडिडिस जो था वो बुनियादी तौर पर रोमन एम्पायर के अंदर एक बहुत बड़ा जर्नल और हिस्टोरियन था। एक तरफ स्पार्टा और एक तरफ एथेंस। जो स्पार्टा था वो उस वक्त की डोमिनेंट पावर थी और एथेंस जो था वो उस वक्त इमर्जिंग पावर थी। अब इन दोनों पावर्स जो थी, जो डोमिनेंट पावर होती है ना, उसके अंदर जो सेंस ऑफ फियर है कि जो इमर्जिंग पावर है ये कल को आके मेरी जगह ले लेगी, तो उसको एक ऐसे एस्केलेशन ट्रैप के अंदर ले आती है जहां पे वो दोनों ताकतों को अल्टीमेट एक बहुत बड़ी जंग की तरफ जाना पड़ता है। तो शी उनको ये कहते हुए नजर आए थे कि देखिए ताइवान के इशू को लेकर आपने इसको मिस हैंडल किया और आप इस ट्रैप के अंदर आ गए तो ये एक क्लैश नहीं होगा, ये एक कॉन्फ्लिक्ट बन जाएगा। और देखें जिस तरह की पॉलिसी तारीख के अंदर अमेरिका ने रखी है ना, 1776 से लेकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक,
अमेरिका दुनिया के किसी बड़े झगड़े के अंदर पड़ता हुआ नजर नहीं आता आपको। वो एक आइसोलेशनिज्म की पॉलिसी पे था। और चीन भी इस वक्त बिल्कुल ऐसे बिहेव कर रहा है कि वो अभी दुनिया की सुपर पावर या उसकी लगाम थामने की पोजीशन में नहीं है, और वो खुद भी थामना नहीं चाहता है। वो कहता है कि मल्टीपोलैरिटी की तरफ दुनिया जा रही है और तमाम पोल्स को हक है को अपने तरीके से बिहेव करें। लेकिन एक ऐसा वाकया जिस दिन ईरान को अमेरिका के सामने खड़ा होने पड़ा, वो अमेरिका के लिए पर्ल हार्बर का वाकया होगा। जिस तरीके से जापान ने पर्ल हार्बर के ऊपर अटैक करके अमेरिका को सेकंड वर्ल्ड के अंदर रगेद दिया, और उससे पहले तक दुनिया में अमेरिका सुपर पावर नहीं थी। और आप देखते हैं कि फिर हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर बॉम्ब फेंके गए और उसके बाद अमेरिका किसी से पकड़ा नहीं गया। चीन को एक इस तरह का इंसिडेंट चाहिए है, और जिस दिन वो इंसिडेंट आ गया तो वो काम 5 साल में भी हो सकता है, ये काम 2 सालों में भी हो सकता है, और इस पे 20 साल भी लग सकते हैं। ठीक है, इस वक्त जो फैजी साहब ये सारा मामला है चीन का और अमेरिका का, ये तो एक तरफ है, लेकिन पाकिस्तान जिस सतह पर हम अपने आप को रीजनल नेट स्टेबलाइजर कहते हैं, ग्लोबल पीस का जिसे कह लीजिए, हम इस वक्त झंडा भी उठाए हुए हैं। आपको क्या लगता है, भारत तो खैर पता नहीं कहाँ रह गया, लेकिन हम जो है इसको इकोनॉमिक ट्रांसलेशन जो इसकी है, आम आदमी के लिए जो इसकी ट्रांसलेशन है, वो आपको कहीं होती नजर आ रही है? क्योंकि कुछ बातें ऐसी सुनने में आई हैं, गवादर में रूस और कुवैत और कुछ ममालिक को इन्वेस्टमेंट की दावत दी जा रही है। क्या ये इकोनॉमिक ट्रांसलेशन इसकी हो पाएगी? ये नौशाद साहब, मैंने पहले भी ये कहा था कि एक वक्त वो था कि जब कराची की बंदरगाह को तबाह करने के लिए वहाँ पे हलाकतें थी, बोरीबंद लाशें थी, कर्फ्यू थे, और हमने उसका नुकसान उठाया। और कौन फायदा ले गया? ईरान से ज्यादा शायद कोई और मुल्क ले गया। फिर उसके बाद जब हमने गवादर की बात की 1954 में, हम ये गवादर खरीदने की बातें करते हैं, 56 में खरीद लेते हैं, और फिरोज खान नून के वजीरे खारजा होने के बाद, वजीर आजम बनने के बाद ये ले लेते हैं। तो आज तक फंक्शनल क्यों नहीं हो सका? उसमें ईरान, हिंदुस्तान भी था जो नाकाम करना चाह रहा था, यूएई भी था किसी भी सूरत में। लिहाजा हमने ये देखा कि अब हम उस सतह पे आ गए हैं कि जहां हमारी जब भी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है उसमें एलामिया जारी होता है, या वज़ीर आज़म जब मिलते हैं और बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि यार हमें हमारे खिलाफ साजिशें क्यों करते हो। लिहाजा हम उस सतह पे आ गए हैं कि जब आप नाए हुर्मुज़ के असरात बाकी सब पे पड़े तो गवादर की अहमियत दो चंद हो गई और ज्यादा हो गई। और उसमें मैं खुद वहाँ कई दफा जा चुका हूँ, प्रोग्राम्स कर चुका हूँ। लिहाजा हमें माली फवायद होने चाहिए। और अगर हम इस तरफ चल पड़े, मैं एक आपके प्रोग्राम में एक और भी बात कर दूं, हम जब ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान की बात करते हैं और उन इलाकों की बात करते हैं तो वहाँ से हम नहरें भी निकाल सकते हैं जिस पे काम भी हो सकता है। हम बलूचिस्तान को सैराब कर सकते हैं, वहाँ की सबसे आला फसलें ले सकते हैं। हम उस तरफ तवज्जो दे रहे हैं। मैं खुल के बात इसलिए नहीं कह रहा कि दुश्मन फिर जो है वो कान खड़े कर लेता है, पता तो उनको होता है, लेकिन मैं ये अपने अवाम के लिए, आपके लिए, अपने लिए उसको खुशखबरी समझता हूँ कि हमने बलूचिस्तान को जब अहमियत देना शुरू कर दी और बलूचिस्तान के अंदर मामलात बेहतर कर लिए तो मैं ये समझता हूँ कि पूरा पाकिस्तान जगमगा उठेगा, पूरे पाकिस्तान की फसलें सैराब होंगी, पूरा पाकिस्तान मुआशी तौर पे। और हाँ, कठिन मराहिल हैं, जो माजी की गलतियां हमने खुद ही की हैं, जिस से भी की हैं, जिस इदारे की तरफ से भी हुई हैं, वो अगर हम उस पर सजदा सैर कर लें और अपने गुनाहों की माफी मांग के आगे चलना शुरू हो जाए, जो कि हो चुके हैं। और हाफिज साहब पे मुझे यकीन है, तयक्कुन है कि जो है जी कल वो कोयटा के अंदर वो भी थे, प्राइम मिनिस्टर भी थे। और एक और भी आपको खबर दे दूं कि हज के बाद यानी कि ईद के बाद पाकिस्तान में एक दफा फिर मुज़ाकरात का दौर शुरू हो रहा है। अभी की लेटेस्ट खबर है, और अल अरबिया टीवी ने भी ये चलाई है, दीगर चैनल्स भी ये चला रहे हैं, मेरे ज़राए भी ये कह रहे हैं कि ईद के बाद और हज के बाद ईद होगी डेफिनेटली, तो उसके बाद हम एक दफा फिर इस्लामाबाद को अपने लिए बंद समझेंगे, पूरी दुनिया के लिए ओपन समझेंगे, और इसी में से खैर निकलेगी, इसी में से बेहतरियां निकलेंगी। थोड़ी सी मुश्किलात शहरियों को होती हैं, तो शाह साहब मैं आपकी वसादत से शहरियों को भी ये कहना चाहता हूँ, बड़े खुश थे यहाँ के इस्लामाबाद के लोग, सोशल मीडियम पे ना जाया कीजिए। और आवाम को भी मैं ये कहूँगा, बड़े कॉज के लिए छोटी छोटी सड़कें अगर बंद भी हो जाती हैं, लेकिन आप नाए हुर्मुज़ खुल जाती है, मुआशी तरक्कियाँ हो जाती हैं,
फ़िज़ाई राब्ते बहाल हो जाते हैं, मुआशी तौर पे हम मजबूत हो जाते हैं, तो इससे खूबसूरती और क्या हो सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जवाद फैज़ी साहब, आपका भी, एयर वाइस मार्शल एजाज महमूद साहब आपका भी, डॉक्टर इरफान फ़ानी साहब आपका भी। खुशखबरी सुनाई है जवाद फैज़ी साहब ने, अल्लाह करे कि ये बार आए, क्योंकि यही वो ये जो सोशल मीडिया क्या कहता है या ये छोटी छोटी तकालीफ मैटर नहीं करती। यकीनन जब बड़ी कॉजेज़ होती हैं तो उसके लिए तकलीफ़ भी उठाना पड़ती है, उसके लिए मेहनत भी करना पड़ती है, और उस मेहनत के नतीजे में फिर कौमें जो हैं वो आगे बढ़ती हैं। हम बहुत सा सफ़र तय कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम अपने जो हमारा जो अज़ली दुश्मन है उससे हम बहुत आगे जा चुके हैं, लेकिन अभी हमें बहुत सा सफ़र तय करना है, जिसको इंतहाई समझदारी और अक्लमंदी के साथ हमें तय करना है। आपसी इत्तेहाद जो है, सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। ये दोनों चीज़ें अगर होंगी तो हमें फिर कोई दुनिया के अक़वाम आलम में फ़ख्र के साथ खड़े हुए उनके दरमियान खड़े होने से कोई नहीं रोक सकता। आज तक के लिए इतना ही। कल नए मौज़ूआत के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह ने के बाद।